इतिहास के पन्नों में कुछ सर्द और खौफनाक घटनाएं ऐसी दर्ज हैं जिनका कारण कोई युद्ध या कोई इंसान नहीं था। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे अदृश्य और प्राकृतिक खतरे की बात करने वाले हैं जो एक बार फिर लौट रहा है। 2026 द रिटर्न ऑफ द सुपर एल नीनो। ये कोई आम मौसम का पूर्वानुमान नहीं है। ये एक ऐसी चेतावनी है जिसके तार आज से लगभग 140 साल पुराने एक बेहद खौफनाक अतीत से जुड़े हैं। एक ऐसा अतीत जिसने दुनिया का नक्शा और करोड़ों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी थी। जरा 1877 की उस भयानक गर्मी की कल्पना कीजिए। पूरी दुनिया में एक साथ लाखों लोग भूख और प्यास से तड़प कर जान गंवा रहे थे। ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी में ऐसा सूखा पड़ा कि लगभग 2 करोड़ लोगों की मौत हो गई। और ये तबाही सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। ठीक उसी साल चीन में 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए। ब्राजील में 20 लाख मौतें हुईं। और तो और अमेरिका के मिनेसोटा में उस साल को द ईयर विदाउट अ विंटर कहा गया। मतलब सर्दियां जैसे गायब ही हो गई थी। अब हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी वैश्विक तबाही के पीछे कोई भूकंप या महामारी नहीं थी, बल्कि ये सब हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में हो रहे एक बड़े बदलाव का नतीजा था। अब इस अदृश्य खतरे के पीछे की साइंस को समझना बहुत जरूरी है। बात 17वीं सदी की है, जब पेरू के मछुआरों ने पहली बार समंदर के पानी को असामान्य रूप से गर्म होते देखा। उन्होंने इसे नाम दिया एल नीनो, जिसका स्पेनिश में मतलब होता है एक छोटा बच्चा। क्योंकि ये अक्सर दिसंबर के आसपास होता था, इसलिए इसे ईसा मसीह के जन्म से भी जोड़ दिया गया। लेकिन 1877 आते आते ये छोटा बच्चा इतना विकराल हो गया कि इसे इतिहास का पहला सुपर एल नीनो कहा गया। और अब 140 साल बाद दुनिया भर के जलवायु वैज्ञानिक ठीक उसी तबाही के पैटर्न के वापस लौटने की चेतावनी दे रहे हैं। महासागर के अंदर आखिर होता क्या है? नॉर्मल कंडीशंस में प्रशांत महासागर के ऊपर चलने वाली शक्तिशाली हवाएं, जिन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं। ये हवाएं सतह के गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तरफ धकेल देती हैं, जिससे वहां भारी बारिश होती है। लेकिन एल नीनो के दौरान ये पूरा सिस्टम ही पलट जाता है। ये ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती हैं और गर्म पानी दक्षिण अमेरिका के पास ही रुका रह जाता है। इसका नतीजा, पूरी दुनिया का वेदर साइकिल गड़बड़ा जाता है। जो भारी बारिश ऑस्ट्रेलिया में होनी चाहिए वो प्रशांत महासागर के बीच में कहीं भी होने लगती है। और भारत के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया को भयंकर सूखे और जानलेवा हीट वेव्स का सामना करना पड़ता है। यही साइंस हमें आज की सबसे खौफनाक भविष्यवाणी तक लेकर आती है। यूरोप के सबसे बड़े वेदर सेंटर और प्रोफेसर पॉल राउंडी के डेटा मॉडल्स बिल्कुल साफ बता रहे हैं कि पिछले 140 सालों का सबसे बड़ा एल नीनो आकार ले रहा है। अमेरिका की नोवा ने भी अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि मई से जुलाई 2026 के बीच इसके बनने के 61% चांसेस हैं। और सबसे डरावनी बात है इसकी टाइमिंग। ये ठीक उसी वक्त अपने पीक पर होगा जब भारत में मॉनसून का सीजन होता है। मॉनसून और एल नीनो की ये टक्कर भारत की खेती और अर्थव्यवस्था के लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं होती। कहा जाता है कि इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है, और जब ऐसा हो तो पुराने सबक बहुत काम आते हैं। 2015 के पिछले सुपर एल नीनो के आंकड़ों पर नजर डालें तो उस साल पूरे भारत में बारिश 14% कम हुई थी। लेकिन अगर हम रीजनल लेवल पर देखें तो हालात और भी बदतर थे। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा जैसे इलाकों में तो ये कमी 40% तक पहुंच गई थी। नदियां, तालाब सब सूख गए थे। आज़ाद भारत के इतिहास की वो सबसे जानलेवा हीटवेव में से एक थी, जिसमें पूरे देश में 2500 से ज्यादा लोग मारे गए थे और पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी 2000 से अधिक मौतें दर्ज की गई थीं। तो अब सवाल ये है कि 2026 का खतरा 2015 से भी ज्यादा बड़ा क्यों माना जा रहा है? इसका जवाब छिपा है इस एक नंबर में, +2.9 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐसी गणितीय विसंगति है जो रोंगटे खड़े कर देती है। नॉर्मली कोई भी एल नीनो ग्लोबल टेम्परेचर को 1.4 या 1.5 डिग्री तक बढ़ाता है, लेकिन आज हकीकत ये है कि इंडस्ट्रियल एमिशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती का बेसलाइन तापमान पहले ही 1.4 डिग्री बढ़ चुका है। तो जब इस उबलती हुई धरती में सुपर एल नीनो का 1.5 डिग्री और जुड़ेगा तो टोटल जंप होगा 2.9 डिग्री सेल्सियस का। इंसानी सभ्यता ने आज तक तापमान का इतना बड़ा और अचानक उछाल कभी नहीं देखा है। ये बेमिसाल खतरा भारत पर मुख्य रूप से 4 अलग अलग फ्रंट्स पर वार करेगा। पहला असर तो सीधे मॉनसून पर होगा। पूरे देश में नॉर्मल से काफी कम बारिश का अनुमान है। दूसरा है एक गहरा कृषि संकट। आज भी भारत की लगभग 51% खेती पूरी तरह से मॉनसून पर ही निर्भर है।
तीसरा वार होगा भयंकर और जानलेवा हीट वेव्स का। ऐसा माना जा रहा है कि ये 2024 के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देंगी। और चौथी चीज जो हर घर के बजट को हिलाकर रख देगी, वो है फूड इन्फ्लेशन, यानी खाद्य महंगाई। खेतों में पैदावार कम होने का सीधा मतलब है कि बाजार में अनाज और सब्जियां कम होंगी और कीमतें 9% या उससे भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। अक्सर हीट वेव की बात करते हुए हम एक साइलेंट किलर को इग्नोर कर देते हैं। 2024 के आंकड़े देखिए। दिल्ली में दिन का तापमान 1.8 डिग्री बढ़ा, लेकिन रात का तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस तक शूट कर गया। मेडिकल साइंस मानती है कि रात के वक्त शरीर का ठंडा न हो पाना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। कंक्रीट से भरे हमारे शहर दिन भर सूरज की गर्मी सोखते हैं और रात को उसे धीरे धीरे छोड़ते हैं, जिसे हम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। ऊपर से शहरों में चलने वाले लाखों एसी जो बाहर भयंकर गर्म हवा फेंकते हैं, वो आसपास के माहौल को एक भट्टी में बदल देते हैं। यही वजह है कि रात के समय हीट स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इस भीषण गर्मी की कीमत हम सिर्फ अपनी सेहत या जान गंवाकर ही नहीं चुकाते, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी होता है। $194 बिलियन 2024 में हीट वेव के कारण भारत ने अंदाजन इतना ही विशाल आर्थिक नुकसान झेला था। और इसका सबसे भारी बोझ किस पर पड़ता है? उन 38 करोड़ अनौपचारिक मजदूरों पर जो तपती सड़कों पर काम करते हैं, चाहे वो रिक्शा चलाने वाले हों, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वाले मजदूर या फिर डिलीवरी वर्कर्स। रिसर्च बताती है कि तापमान में महज 1 डिग्री की बढ़ोतरी से इन मजदूरों की कमाई 14% तक गिर जाती है, काम के घंटे घट जाते हैं और दवाइयों या पीने के पानी का खर्च बढ़ जाता है। इस पूरी आपदा की गंभीरता को समझने में एक और बड़ी परेशानी है मौतों के सरकारी आंकड़ों में मौजूद भारी अंतर। 2000 से 2020 के बीच के नंबर्स पर गौर करें तो मौसम विभाग यानी IMD के हिसाब से हीट वेव से करीब 10,000 मौतें हुईं, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़े इसे 20,000 से ज्यादा बताते हैं। वहीं कुछ इंडिपेंडेंट एनालिसिस का मानना है कि भारत में हर साल भीषण गर्मी से करीब 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। ये बड़ा फर्क इसलिए आता है क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट पर अक्सर मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट या डिहाइड्रेशन लिखी जाती है, सीधे तौर पर हीट वेव नहीं। और तो और 2024 में इस भयंकर गर्मी को ऑफिशियली नोटिफाइड डिजास्टर भी नहीं माना गया, जिससे हर प्रमाणित मौत के लिए मिलने वाला 4 लाख रुपए का मुआवजा पीड़ितों तक पहुंच ही नहीं पाता। देखा जाए तो इस पूरी समस्या का एक बड़ा ही आसान, मुफ्त और प्राकृतिक समाधान सदियों से हमारे पास है, लेकिन हमारी जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। बड़े और घने पेड़ों की छांव सड़कों के तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकती है। सोचिए, 47 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी को नेचुरली 35 डिग्री पर ले आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है? सिर्फ 2024 में ही भारत में 18,200 हेक्टेयर प्राइमरी जंगल यानी सबसे पुराने और घने जंगल पूरी तरह काट दिए गए। मुंबई में तटीय सुरक्षा करने वाले मैंग्रोव्स हों, दिल्ली का रिज फॉरेस्ट हो, गढ़चिरौली में माइनिंग के लिए काटे गए 1.23 लाख पेड़ हों, नासिक के पुराने बरगद या फिर मध्य भारत का हसदेव जंगल, इन सबको इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के नाम पर साफ किया जा रहा है। इसी सिलसिले में IIT बॉम्बे की एक स्टडी एक ऐसा फैक्ट सामने लाती है जो सच में डराने वाला है। इस डेटा के मुताबिक हर 1 स्क्वायर किलोमीटर नए पेड़ लगाए जाने के बदले 18 स्क्वायर किलोमीटर पुराने और मैच्योर पेड़ काट दिए जाते हैं। ये एक ऐसा भारी नुकसान है जिसकी भरपाई छोटे पौधे या सैपलिंग्स लगाकर कभी नहीं की जा सकती। और जो नए पेड़ लगाए भी जाते हैं, उनमें से ज़्यादातर शहर से दूर किसी बंजर ज़मीन पर होते हैं, जिनका शहर की गर्मी कम करने या पर्यावरण को फ़ायदा पहुंचाने में न के बराबर योगदान होता है। तो ऐसे में इस आने वाले भयानक खतरे से बचने के लिए ज़मीनी स्तर पर हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले ORS का इस्तेमाल। ये डिहाइड्रेशन के खिलाफ हमारी पहली और सबसे मजबूत ढाल है और कोशिश करनी चाहिए कि तेज दोपहर की धूप से बचें। दूसरा काम सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नए पौधे लगाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है अपने आसपास के पुराने विशाल पेड़ों को कटने से बचाना, क्योंकि सही देखभाल के बिना 90% से ज़्यादा नए पौधे तो अपना पहला साल भी पूरा नहीं कर पाते। और तीसरा सबसे बड़ा कदम है कोयले वाली बिजली पर निर्भरता कम करके घरों में सोलर एनर्जी अपनाना। सीरिया जैसे युद्ध से जूझ रहे देशों के आम लोग भी आज ग्रिड फेल होने पर सोलर का सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये अब काफ़ी किफ़ायती हो चुका है। इससे न सिर्फ पैसे बचते हैं, बल्कि लंबे समय में कार्बन एमिशन भी कम होता है।
इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण और डेटा को देखने के बाद आखिर में एक सवाल है जो मन में एक गहरी बेचैनी छोड़ जाता है। 2026 में जन्म लेने वाले किसी भी बच्चे के लिए नॉर्मल गर्मी का मतलब क्या होगा? जो पीढ़ियां अब इस दुनिया में कदम रखेंगी, शायद वो कभी जान ही नहीं पाएंगी कि 30 से 35 डिग्री वाली वो सुहावनी गर्मियां कैसी होती थी। उनकी तो जिंदगी की शुरुआत ही 45 डिग्री सेल्सियस के एक नए झुलसा देने वाले बेसलाइन से होगी। सुपर एल नीनो की ये वापसी कोई महज एक साल का फिनोमिनन नहीं है। ये उस भविष्य की एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी है, जो अगर हमने अभी गंभीरता से नहीं लिया तो हमारी रोजमर्रा की हकीकत बन जाएगा। सोचने वाली बात बस इतनी है, क्या हम सच में इसके लिए तैयार